A very good morning to everyone. Welcome back. So, we were on page number 126. हमने लास्ट में क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस किया था, but we had not written the answer. Now let's write the answer for question number 4. So you give a reference, refer page dash of notebook. And come to your notes. Now in your notebook, you will write answer to question number 4 on page 126. Answer to question number 4 on page 126. Give a heading, computation of ITC available and ITC reversal. Computation of ITC available and ITC reversal. Now, पर्टिकुलर्स और इक्वल वेटेज देना सबको. एक कॉलम होगा पर्टिकुलर्स, फिर अगस्त में भी कैलकुलेशन हम लोग दिखाएंगे, सितंबर का कैलकुलेशन दिखाएंगे और अक्टूबर का कैलकुलेशन दिखाएंगे. बिकॉज वी हैव टू फाइंड आईटीसी अवेलेबल एंड आईटीसी रिवर्सल फॉर 3 months. सो पर्टिकुलर्स अगस्त, सितंबर, अक्टूबर. In this Roman 1, ITC available. ITC available August 60,000, September dash, October 80,000. Do you remember इसको क्या बोलते हैं? कुछ अल्फाबेट यूज करते हैं कॉमन क्रेडिट के लिए कैपिटल गुड्स में. इसको बोलते हैं टीसी, कॉमन क्रेडिट. ITC which is common, it's called as TC. अब you find out credit attributable for 1 month. पता है इसको क्या बोलते हैं? क्रेडिट एट्रीब्यूटेबल फॉर 1 month को इसको बोलते हैं टीएम. ये अगस्त के लिए होगा 60,000 by 60, that is 1,000. सितंबर के लिए भी 60,000 by 60, that is 1,000. अक्टूबर में 2 आएगा, 60,000 by 60 and 80,000 by 60. तो ये आएगा 1,000 एंड ये आता है 1,333. फिर सम ऑफ टीएम, सम ऑफ टीएम यहाँ तो एक ही है 1,000, यहाँ भी एक ही है 1,000, यहाँ है 2,333 क्योंकि यहाँ 2 असेट है. मतलब if you have 100 capital goods, did you understand you will have to do this computation of TM for 100 जिसका भी remaining life 0 नहीं हुआ है, मतलब 60 months जिसका भी expire नहीं हुआ है.
एंड देन क्या करते हैं, लास्ट स्टेप क्या है इसमें, लास्ट स्टेप इज आईटीसी रिवर्सल। आईटीसी रिवर्सल को क्या बोलते हैं सर, आईटीसी रिवर्सल को बोलते हैं टीई। टीई इज नथिंग बट सम ऑफ टीएम इंटू ई बाई एफ। ई बाई एफ हर मंथ का अलग होता है, so you'll have to do the computation separately. तो यहाँ 1000 इंटू ई बाई एफ, ई यहाँ 5 लाख था, एग्जाम टर्नओवर, टोटल टर्नओवर 10 लाख, 5 lakh by 10 lakh, which comes to 500 rupees. Then सितंबर में 1 लाख, सॉरी 1000 इंटू, सितंबर में एग्जाम 10 लाख था और टोटल 14 lakh. I think you guys had given me an answer 714 और ये 2333, यहाँ exempt was 11 lakh and total was 33 lakh और ये था 778। तुम लोग राउंड ऑफ ठीक से किया करो, दो आंसर कैसे आते, मतलब राउंड ऑफ करने का दी, you would have learnt in childhood people, राउंड ऑफ का मतलब क्या होता है, 0.5 से ज्यादा हुआ तो यू राउंड अप, 0.5 से कम हुआ तो यू राउंड डाउन। ऐसे इसमें राउंड ऑफ में मिस्टेक कैसे हो जाता है तुम लोग का, कैसे कैसे। डन डन। हो गया हो गया। those who just landed, take a screenshot of this. Okay, now come back to your main part. तो आप लोग तो नोटबुक में ही हो, नोटबुक में इसके बाद आप लिखेंगे, एक लास्ट पॉइंट है इसमें, रोमन 5 स्पेशल प्रोविजन, ये आपके इंटर सीए में भी था, फॉर बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, स्पेशल प्रोविजन फॉर बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। हाँ, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आई विल शो यू एट द एंड ऑफ द क्लास, सो दैट अगर किसी ने नहीं किया है ना तो वो स्क्रीनशॉट लेके पहले सॉल्व करना, फिर ही आंसर देखना। तुम लोग ने सॉल्व किया क्वेश्चन नंबर 6? यस, ओके गुड। हाँ, रफ में भी किया, कोई दिक्कत, गुड। बाकी लोग जिन्होंने नहीं किया, थोड़ा आज टाइम निकाल के सॉल्व करना। स्पेशल प्रोविजन फॉर बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, यहाँ ना यू विल हैव टू पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट में आप लिखेंगे ऑप्शन 1 एंड सेकेंड पार्ट में आप लिखेंगे ऑप्शन 2। तो दो ऑप्शन है,
बैंक्स के पास। ऑप्शन 1 गिव अ डाउन एरो, फॉलो रोमन 2 to Roman 4, that is proportionate ITC. Proportionate ITC. एक तो बैंक्स ये कर सकते हैं, दे कैन टेक प्रोपोर्शनेट आईटीसी। रोमन 2 में हमने इनपुट और इनपुट सर्विसेज के बारे में सीखा, और देन वी लर्नड अबाउट कैपिटल गुड्स और ई बाई एफ का डेफिनेशन पढ़ा। तो फॉलो रोमन 2 to रोमन 4, दैट इज प्रोपोर्शनेट आईटीसी। एग्जेम्प्ट का नहीं मिलेगा, बाकी का मिल जाएगा। और वो 5% वाला करना है क्या? क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया हुआ है तो प्लीज डोंट डू दैट 5%। ओके। ऑप्शन 2, रिवर्स 50% of ITC on inputs, input services and capital goods. And capital goods. हाँ, which one do you think is better? Proportionate reversal करना या 50% रिवर्स कर दो, 50% ITC ले लो? ओके, विच वन इज इजी? कौन सा इजी लगता है आपको कि एकदम आसानी से हो जाएगा? सर सेकंड वाला एकदम इजी है सर, 50 ले लो, 50 कुछ टेंशन नहीं, ई बाई एफ तो हम लोग को करना ही नहीं है कभी। ठीक है। एंड विच वन डू यू थिंक विल बी बेनिफिशियल? ओके, नाउ लेट मी टेल यू, option 2 is easy and option 2 is beneficial as well. Huh? हाँ. All banks and financial institutions in India, as far as I have seen, use option 2. कोई option 1 use ही नहीं करता है। क्यों सर? अभी ध्यान से देखना। बैंक्स का मेजर इनकम क्या होता है? बैंक्स का मेजर इनकम होता है इंटरेस्ट। मतलब अगर आप उनका बुक्स देखेंगे ना, 75 to 80% ऑफ देयर इनकम इज इंटरेस्ट, एंड इंटरेस्ट इज अ एग्जेम्प्ट सप्लाई। और बाकी होता है चार्जेस। चार्जेस आर टैक्सेबल। तो अगर आप ई बाई एफ करने जाओगे ना, तो कितना रिवर्स करना पड़ेगा पता है? ई बाई एफ करने जाओगे तो 75% to 80% of your ITC you will lose. Now you tell me, which is better, losing 75% ITC or losing 50% ITC? Any day, losing 50% ITC is much better than 75%. तो इसीलिए ऑल बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस फॉलो दिस। बट सर, इंटरेस्ट हम लोग ई में इंक्लूड करते हैं क्या? आप बताओ, बैंक्स जो इंटरेस्ट कमाते हैं, क्या वो ई में इंक्लूड होता है? हाँ, अब समझ में आया क्यों वहां अदर देन लिखा हुआ था? याद आया, याद आया। And that's why this 50% option is given. Banks always get a बेनिफिशियल प्रोविजन। आपने एक और बेनिफिशियल प्रोविजन देखा था टाइम ऑफ सप्लाई में, याद है? 30 days फ्रॉम डेट ऑफ कंप्लीशन इशू द इनवॉइस। बट वहां 45 days फॉर बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। सो बैंक्स आर द बैकबोन ऑफ द कंट्री, एंड दैट्स व्हाई they always get some benefits in taxation law. At least GST has good benefits for बैंक्स। ये बहुत अच्छा बेनिफिट है कि 50% आप ले लो, 50% आप मत लो। हाँ, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जब भी लिखा हुआ है, इट इंक्लूड्स एनबीएफसीस। ओके, अब यहां लिखेंगे नोट 1। नोट 1, an option chosen by bank or financial institution
cannot be changed for a financial year. Cannot be changed for a financial year. तो एक बार आपने ऑप्शन ले लिया, यू कांट चेंज इट फॉर अ फाइनेंशियल ईयर. आप कभी बैंक ऑडिट में जाएंगे ना, तो आप देखना, हाफ वो लोग रिवर्स कर देते हैं, हाफ वो लोग ले लेते हैं. और देखा है. गुड. ओके. नोट 2. 50% reversal is not required for transaction between distinct person under same pan. अंडर सेम पैन. क्योंकि बुक्स तो सेम ही है ना, तो अगर डिस्टिंक्ट पर्सन के बीच में ट्रांजैक्शन है, एचडीएफसी बैंक बैंगलोर और एचडीएफसी बैंक मुंबई के बीच में ट्रांजैक्शन है, तो 50% रिवर्सल नहीं करना है. दैट इज फुल आईटीसी अवेलेबल. फुल आईटीसी अवेलेबल. क्योंकि बुक्स तो सेम ही है ना. देखो, जीएसटी के हिसाब से दोनों डिस्टिंक्ट पर्सन है, पर एट द एंड ऑफ द डे इट्स द सेम बुक्स ऑफ अकाउंट्स. सेम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में 50% करने की जरूरत नहीं है. लेट मी गिव यू अ एग्जांपल. ये मेरे को लिखने दो, फिर आप अच्छे से नोट कर लेना. एचडीएफसी बैंक अहमदाबाद. Now HDFC Bank Ahmedabad has taken CA service and CA has charged GST of 18,000. Can you tell me बैंक को कितना ITC मिलेगा? CA has charged 18,000. How much of ITC will be available? 9,000 is what I will get. ठीक है. Now there is another branch of HDFC Bank in Mumbai. मुंबई ब्रांच प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू अहमदाबाद ब्रांच. क्या जीएसटी लगेगा? हाँ सर, ऑब्वियसली लगेगा ना. एचडीएफसी बैंक मुंबई और बैंक अहमदाबाद में तो लगेगा ही. तो यहाँ जीएसटी लगा 18,000. बताओ कितना आईटीसी मिलेगा अहमदाबाद ब्रांच को? एग्जैक्टली राइट, पूरा 18,000 मिल जाएगा. ठीक है. लास्ट वन. Say suppose HDFC Bank is taking service from Yes Bank और Yes Bank ने GST चार्ज किया है 18,000. How much of ITC will be available to HDFC Bank Ahmedabad? सर यहाँ 9,000 ही मिलेगा, because the benefit is only in the same books. You can write this as a example. लिखिए. Yes Bank and HDFC Bank same है. हाँ, those who came late, screenshot वाले after class अब. नथिंग नाउ. हर दिन बोलना पड़ता है आपको. एक बार प्रिंसिपल बना दिए, then it remains as it is.
Done, done. Okay. So ये देखा आपने स्पेशल प्रोविजन, ले लो स्क्रीनशॉट। ये देखा आपने स्पेशल प्रोविजन। हाँ नहीं, obviously only for common credit. If something is exclusively used, why will you even do proportionate? Apply sense, people. Don't forget common sense. Now you will write, ये heading 4.1 था, सॉरी ये हेडिंग 4 मेन पॉइंट नंबर 4 लिख रहे थे, राइट हम लोग? 5 है, नहीं ये 4 था ना। नाउ यू राइट 4.1 because this is part of section 17. Change in usage of capital goods. Change in usage of capital goods. It's a very interesting discussion, but हम लोग ये थोड़ी देर बाद करेंगे, अभी नहीं करेंगे। मोस्टली एट द एंड ऑफ द क्लास ही आज ये डिस्कशन आएगा। Change in usage of capital goods. You leave 3 sides, 3 पेज, शायद थोड़ा एक्स्ट्रा छोड़ रहे बट चलेगा। 3 sides, टोटली 3 sides, क्योंकि इसका रिलेटेड एक क्वेश्चन भी आएगा, दैट ऑल्सो वी विल डू। नॉर्मली 2 पेजेस में हो जाता है, बट बहुत बार आप लोग का वो रह जाता है, इसलिए यू लीव 3 sides. हो गया? So I will also leave some space. Okay. Now, before we move to the next discussion, एक छोटा सा केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यू है, वो खत्म करते। So before you write the next point, you can mention solve question 7 on page. You'll have to give me the page number. Question 7, 132. Thank you so much, of textbook. अब question 7 is what we are going to solve. अच्छा एमसीक्यू है। केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यू है। Let's see what you do. I'll give you some time. Go through it. And MCQ का ना एक स्पेशलिटी होता है, you better read what they want and then you read the entire case study. इसमें एक क्वेश्चन जो है वो रजिस्ट्रेशन रिलेटेड है। हमने रजिस्ट्रेशन नहीं पढ़ा है, तो फर्स्ट वाला क्वेश्चन छोड़ देना, बाकी यू विल बी एबल टू आंसर अदर क्वेश्चंस। खाली फर्स्ट वाला छोड़ देना, बिकॉज फर्स्ट वाला इज रिलेटेड टू रजिस्ट्रेशन चैप्टर। गो एड, सॉल्व क्वेश्चन नंबर 7। आप खुद कीजिए ये। लेट्स सी आप कल का क्या अप्लाई करते हो, इनपुट, इनपुट सर्विसेज, कैपिटल गुड्स।
मैं हेल्प करूं? ओके ओके, करो, सॉल्व करो।
बस मेरे पास बहुत सारे आंसर आ चुके हैं। मतलब किसी किसी क्वेश्चन में तो मेरे पास 4 आंसर है, ABCD विथ 4 ऑप्शंस। चलिए, लेट्स सी। देखिए, पहले तो पूछा है कि दिस वी हैव नॉट डन। यूनियन टेरिटरी ऑफ पुडुचेरी का टर्नओवर इतना, गोवा का टर्नओवर इतना, शुड दे रजिस्टर अंडर GST? एक ये पूछा है, वी हैव नॉट डन रजिस्ट्रेशन। एलिजिबल ITC अवेलेबल फॉर मार्केटिंग कम एडमिन ऑफिस फॉर महाराष्ट्र फॉर जनवरी। देन एलिजिबल ITC फॉर कैपिटल असेट, ओ ये इनपुट सर्विसेज हो गया, ये कैपिटल गुड्स हो गया फॉर तमिलनाडु फॉर जनवरी। फिर lubricant worth 10,000 has been stock transferred from blending plant in Tamil Nadu to refinery in the same state। बताओ, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक स्टेट में एक ही रजिस्ट्रेशन लिया है, तो तमिलनाडु के 2 ब्रांचेस, दोनों तमिलनाडु में, तमिलनाडु के 2 ब्रांचेस के बीच में अगर ट्रांजैक्शन होगा तो क्या वो डिस्टिंक्ट पर्सन का ट्रांजैक्शन हुआ? नहीं। तो क्या आंसर होगा इसका? नील, एज इट इज नॉट अ सप्लाई एट ऑल। अरे, अंधेरी ब्रांच से बोरीवली ब्रांच कुछ भेजोगे तो सप्लाई हो जाएगा क्या? नहीं। सो सम आंसर्स यू विल गेट इवन विदाउट रीडिंग द फुल MCQ, ऐसा होगा ही मोस्टली, because you never know with ICI. Due to sudden fire in the store of the refinery in Maharashtra on 28th January, entire quantity of spares for the month of January got destroyed. What action should you take? अब पूरा स्टोर डिस्ट्रॉय हो गया है, क्या आपको उसका ITC मिलेगा? Between distinct person, दो branches which are registered separately, same branch state में कहाँ से GST लगेगा? Okay, so it's block credit, no ITC available, you have should not avail ITC. Let me tell you, ये जो C आंसर है, this is as per law. GST Act clearly says that you cannot avail ITC on block credit. You cannot avail ही नहीं कर सकते। बट रियल लाइफ में GSTR 3B का जो स्ट्रक्चर दिया है गवर्नमेंट ने, उसमें हम पहले अवेल करते हैं एंड फिर रिवर्स करते हैं। हाँ हाँ, तो सर इसका आंसर क्या होगा? C होगा या D होगा? नाउ, टिल नाउ ICAI हैज गिवन C एज द आंसर, तो आप भी C लोगे। फिर देखते हैं, अभी नया केस स्टडी बुकलेट आएगा May 24 November 24 का। आई विल अगेन चेक दिस कि वेदर इंस्टीट्यूट हैज चेंज्ड इट्स स्टांस, बट लेट मी टेल यू, ये एक्ट में लिखा हुआ है यू हैव टू नॉट अवेल एट ऑल, क्योंकि ब्लॉक क्रेडिट आप अवेल ही नहीं कर सकते हैं। पर रिटर्न का स्ट्रक्चर भी गवर्नमेंट ने ही दिया है, वो GSTR 3B का रिटर्न का स्ट्रक्चर भी गवर्नमेंट का ही आया है थ्रू अ नोटिफिकेशन। दैट नोटिफिकेशन सेज अवेल का अवेल में रहने दो, फिर वो जो नहीं ले सकते ना, तो उसको रिवर्स कर देना। सो दैट्स व्हाट इज डन इन प्रैक्टिकल लाइफ। अब प्रैक्टिकल लाइफ में तो पीपल अप्लाई बोथ द थिंग्स, ऐसा जरूरी नहीं है दैट दे फॉलो 3B, सम फॉलो द लॉ स्ट्रिक्टली। सो till now ICI has kept the answer as C, but it might change to D। पर अगर इश्यू रहेगा तो दे विल नॉट आस्क इन एग्जाम। ठीक है, तो अभी तो आप C रखिएगा इसका आंसर। अब देन लेट्स सी द केस स्टडी। ABC Petroleum Limited is engaged in the business of refining and marketing of petroleum products. One refinery each in Tamil Nadu, West Bengal, Maharashtra, and numerous admin office spread across the country. Company has separate marketing cum admin office for every major state and common admin office for group of small states like northeastern states covered in one marketing office. The company blends lubricants in blending plants located in the state of Maharashtra and Tamil Nadu.
एज अ पॉलिसी ऑल प्लेस ऑफ बिजनेस इन अ स्टेट आर रजिस्टर्ड इन वन रजिस्ट्रेशन। तो स्टेट वाइज आप रजिस्ट्रेशन ले रहे हो, मतलब विद इन द स्टेट जीएसटी नहीं लगना शुरू हो जाएगा। Imported crude is used as a input in the refinery. Following major products are extracted. Group A which are chargeable to GST, Group B which are not chargeable to GST. तो पेट्रोल, डीजल, एविएशन, टर्बाइन फ्यूल, ये तो आपको पता है इस पे जीएसटी नहीं लगता है, पर वो लोग क्वेश्चन में ही दे रखे। बेस ऑयल, फर्नेस ऑयल, बिटुमिन, एलपीजी, ये सब पे जीएसटी लगता है, ये भी क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। Base oils are further sent to blending plant where they are blended with additives to produce lubricants, वो जो vehicles में use होता है। The company provides following particulars for Tamil Nadu, Maharashtra, Kerala। सोचो केरला का पूरा इंफॉर्मेशन दिया है, एक भी क्वेश्चन नहीं है उस पे। How institute wants to kill your time. Did you see this? Because if you see it, you will be aware when you are in the examination hall. केरला का एक भी क्वेश्चन ही नहीं है, पर केरला का इंफॉर्मेशन जरूर दे रख। ठीक है, फिर अमाउंट इन 1000, इतना सारा डिटेल है। अब पहला रजिस्ट्रेशन का क्वेश्चन है। पुडुचेरी का टर्नओवर दिया हुआ है, गोवा का टर्नओवर दिया हुआ है। पुडुचेरी में खाली टैक्सेबल प्रोडक्ट सप्लाई हो रहे हैं और गोवा में टैक्सेबल एंड एग्जेम्प्ट प्रोडक्ट सप्लाई हो रहे हैं। देखो अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं पढ़ा है, कल स्टार्ट करेंगे। बट टेल मी वन थिंग, रजिस्ट्रेशन लिमिट गुड्स के लिए, अगर आप खाली गुड्स सप्लाई कर रहे हो तो लिमिट क्या होता है? सर 40 लाख होता है। और कुछ याद है? 20 लाख इज एप्लीकेबल फॉर मस्त यूपी, कुछ ऐसा याद आ रहा है? मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, तेलंगाना, उत्तराखंड, पुडुचेरी। तो पुडुचेरी में एक ब्रांच है, तो एग्रीगेट टर्नओवर हो जाएगा 20 लाख। अब this 20 lakh will have to be checked for all turnover taken together because कॉम्पोजिशन स्कीम याद है? एग्रीगेट टर्नओवर का डेफिनेशन मैंने आपको पहली बार कॉम्पोजिशन में पढ़ाया था। एग्रीगेट टर्नओवर is all the branches taken together under a same pan। तो सारे ब्रांचेस का जब टर्नओवर ऐड करोगे ना, तो 32 प्लस 18, ये तो 50 लाख से ऊपर हो गया। तो क्या रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा? हाँ, पुडुचेरी में भी लेना पड़ेगा, गोवा में भी लेना पड़ेगा। इज इट सर? हाँ, अगर कहीं से सिर्फ आप एग्जेम्प्ट सप्लाई करते तो नहीं लेना पड़ता, वो आप सीख जाएंगे। डोंट वरी, यू लर्न दिस रजिस्ट्रेशन पॉइंट वेरी वेल। ठीक है, अब आते हैं हम लोग का मेन, ये पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, इसके लिए ही मेन पॉइंट्स विल हैव टू डिस्कस। एलिजिबल आईटीसी फॉर मार्केटिंग कम एडमिन ऑफिस महाराष्ट्र। अब ढूंढते हैं महाराष्ट्र एडमिन कम मार्केटिंग 3000। डू यू अग्री कि मैंने 3000 रुपीज पे किया है इनपुट एंड इनपुट सर्विसेज में? अब पूछा है एलिजिबल आईटीसी, he is supplying both taxable as well as exempt goods. The company is supplying both, so we will have to do E by F. Do you agree with this? हाँ सर, ये 3000 का हम लोग को E by F करना पड़ेगा। अब देखते E में क्या आएगा, F में क्या आएगा। वैल्यू ऑफ सप्लाई इंक्लूसिव ऑफ टैक्सेस 3400, ग्रुप बी प्रोडक्ट। बताओ ग्रुप बी, सर ग्रुप बी इज एग्जेम्प्ट, तो क्या मैं 3400 यहां लिख दूं और डिनोमिनेटर में भी लिख दूं? ठीक है, वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ ग्रुप ए प्रोडक्ट बिफोर टैक्सेस। ग्रुप ए टैक्सेबल प्रोडक्ट है 200, ये खाली एफ में आएगा।
एक्साइज ड्यूटी ऑन ग्रुप बी प्रोडक्ट, बताओ एक्साइज ड्यूटी विल इट बी सब्ट्रैक्टेड? क्योंकि ग्रुप बी प्रोडक्ट आर इंक्लूडिंग ऑल टैक्सेस, और आपने पढ़ा था अर्लियर टैक्सेस विल नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ ई एंड एफ, याद आया? हाँ, तो ये यहां से माइनस होगा 1000 एक्साइज ड्यूटी, एंड यहां से भी न्यूमरेटर से भी 1000 माइनस होगा। अब वैट ऑन ग्रुप बी प्रोडक्ट 600, ये 600 भी माइनस होगा, और यहां भी 600 माइनस होगा। अब लेट सी हाउ मच डज दिस लुक। 3000 इंटू ये कितना आया, 2000, 1800 डिवाइडेड बाय 1800 प्लस 200, 2000। अब ऑब्वियसली बोथ आर इन थाउजेंड्स, बट वो दोनों कैंसल हो जाएगा, यहाँ मैं 3 जीरो भी लिखूंगा तो भी कैंसल हो जाएगा वो सब। पर ये अगर मैं करता हूं तो यहाँ 9/10, तो इफ आई डू दिस, डू यू अग्री आई विल हैव टू रिवर्स 300? इफ आई हैव टू रिवर्स 300, कैन यू टेल मी हाउ मच इज आईटीसी एलिजिबल? सर 300 रिवर्स कर दिया, 3000 लेना था, सो 3000 माइनस 300, ITC eligible will be 2700, and the winning answer is, क्या हम लोग कितना एलिजिबल ITC पूछा है? ओह सॉरी सॉरी, आई हैव डन अ रॉन्ग कैलकुलेशन। रिवर्स 2700 करेंगे, यहाँ 2700 रिवर्स हो गया, ITC eligible will be 300। गुड मॉर्निंग नितिन। So 300 is what you will have to reverse. Sorry, 300 is what you will be eligible as ITC, and 2700 is what you will reverse. समझ में आया? Please note this down here. B के सेकेंड वाले के पास ये नोट कर लेना। Note this down near Roman 2. Done. Good. Done, done, done. अभी थर्ड वाला डिस्कस करें।
ओके, चलिए। एलिजिबल आईटीसी फॉर कैपिटल असेट्स procured for Tamil Nadu for the month of January. तमिलनाडु, तमिलनाडु में एक कैपिटल असेट परचेस किया है 12,000 का। पहले बात, क्या 12,000 का पूरा आईटीसी मिल जाएगा? हाँ, क्योंकि कैपिटल गुड्स का जिस मंथ परचेस करते हैं 12,000 पूरा मिल जाता है। पर हम लोग को आईटीसी रिवर्सल भी कैलकुलेट करना है, तब जाके आईटीसी एलिजिबल मिलेगा। आईटीसी रिवर्सल कितना करेंगे बताओ? विल यू रिवर्स बेस्ड ऑन 12,000 या 1 मंथ? 1 मंथ का रिवर्सल करना है। कैसे कैलकुलेट करते हैं सर? 12,000 डिवाइडेड बाई 60 इंटू ई बाई एफ हो गया। इतना रिवर्स करना है। अब ई बाई एफ फाइंड करना है। ई बाई एफ क्या होगा सर? सेम 1600, 1650 माइनस 500 माइनस 250, और ये 100 वाला तो टैक्सेबल सप्लाई है, तो ये कैलकुलेशन होगा 1650 माइनस 500 माइनस 250, ये आ जाएगा ई, और एफ होगा ये पूरा, दिस विल बी 900 प्लस 100। तो I'll write it in detail only. 1650 minus 500 minus 250 plus 100 is taxable supply. So if I do this calculation, then 12,000 by 60 कितना आता है? अभी मैं रिस्क लूंगा ही नहीं। I'll wait for the answer. आज मेरा mathematics is not working. 200 into ये आता है 900 divided by 1000. ITC reversal will be 180. So ITC eligible will be 12,000 minus 180, which comes to 11,820. So the winning answer is D, 11,820। रोमन 3 के पास आप ये कॉपी कर लीजिए। डन, गुड।
डन डन डन। 10 मार्क्स केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यू। आईटीसी चैप्टर होने के बाद आप वो क्वेश्चन बुक में ना लास्ट में केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यू भी है आईसीआई के, वहां कैसे आंसर आया हुआ है वो भी मैंने वहां दिया है हर आंसर के पास। सो यू सॉल्व दैट, ऑल दोज आर 10 मार्क्स। ओके चलिए अब कुछ पढ़ते हैं, अभी तक कुछ पढ़े ही नहीं है हम लोग। गिव अ हेडिंग, मेन पॉइंट नंबर 5, सेक्शन 18, स्पेशल सर्कमस्टेंसेस। स्पेशल सर्कमस्टेंसेस। स्पेशल सर्कमस्टेंसेस। You have already left 3 pages and then you wrote this, right? Main point number 5, section 18, special circumstances. Heading दिया? Okay. Sit back, relax, watch. This is similar to your inter CA, but let me teach you. इतना तुम लोग सोते हो ना, वो रोमन 5 था, स्पेशल प्रोविजंस, दैट वाज अंडर पॉइंट नंबर 4। उसके बाद 4.1, फिर जगह छोड़े, फिर पॉइंट नंबर 5। वेयर आर यू गाइज लॉस्ट? Will not get ITC if you are lost like this. चलो ध्यान से देखना। Can a person shift from composition to regular scheme? Yes, okay. Anytime 1st April. Now, let me tell you, the winning answer is composition to regular. It is allowed anytime. Anytime, sir. Anytime you can shift from composition to regular. बहुत simple reason है इसका. See, composition scheme में you are paying about 1% as a manufacturer. 1% पे कर रहे थे. अब गवर्नमेंट को अगर आप बोलोगे गवर्नमेंट मुझे पूरा टैक्स पे करना है, government will place a red carpet for you people. Anytime you can shift from composition to regular scheme. कोई टेंशन नहीं है, कभी भी शिफ्ट हो सकते हो. So say suppose you shift on 17/7/2024. आप शिफ्ट हो जाते हो कॉम्पोजिशन से रेगुलर स्कीम में. परमिटेड? हाँ. अब ये जो आपको लाइन दिखाई दे रहा है ना, ये प्रीवियस डे है. प्रीवियस डे का इवनिंग, जब तक आप कॉम्पोजिशन स्कीम में थे, क्योंकि 17/7 को तो आप शिफ्ट कर चुके हो रेगुलर स्कीम में. तो दिस लाइन इंडिकेट्स प्रीवियस डे इवनिंग, मतलब 16 जुलाई का इवनिंग, जब आप कॉम्पोजिशन में थे. अब ध्यान से देखना, यू परचेज्ड समथिंग अंडर कॉम्पोजिशन स्कीम, यू सोल्ड इट अंडर कॉम्पोजिशन स्कीम. बताइए, जब आपने परचेस किया तब क्या आपने आईटीसी लिया? नहीं सर, मैं कॉम्पोजिशन स्कीम में था, मैंने आईटीसी नहीं लिया. जब आपने सेल किया अंडर कॉम्पोजिशन तो आपने
फुल टैक्स पे किया या लोअर टैक्स पे किया? सर हमने लोअर टैक्स पे किया। एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम सर। ठीक है। बी, आपने यहां परचेस किया और यहां सेल किया। नाउ समथिंग विच यू परचेस्ड अंडर रेगुलर स्कीम, विल यू गेट ITC? Sir, obviously yes. Will you discharge full tax or lower tax? Full tax sir. कोई प्रॉब्लम नहीं, मैच हो रहा है ना। देखो यहाँ आईटीसी नहीं मिला तो यू पेड लोअर टैक्स, यहाँ आईटीसी मिल रहा है तो यू आर पेइंग फुल टैक्स। मैच हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। नो प्रॉब्लम सर। लेट्स ब्रिंग प्रॉब्लम। यहां परचेस किया था और यहां सेल करने वाले हो। नाउ सी व्हाट इज हैपनिंग। जब आपने परचेज किया अंडर कॉम्पोजिशन, क्या आपको आईटीसी मिला? नहीं सर, यहां तो मेरे को आईटीसी नहीं मिला होगा। जब आप सेल करोगे अंडर रेगुलर स्कीम, सर तो वी विल पे फुल टैक्स सर। अब गवर्नमेंट इज लाइक, व्हेन यू आर गिविंग मी समथिंग, आई विल ऑल्सो गिव यू समथिंग। You are giving me full tax, I will also give you something. What is that something which government can give to us? That something is called as ITC. तो गवर्नमेंट ने कहा है कि जो भी ये प्रीवियस डे का आपके पास स्टॉक है ना, उसका यू कैन अवेल ITC। कर सकते हैं अवेल सर? यस, यू कैन अवेल ITC ऑन स्टॉक ऑन प्रीवियस डे। अब ध्यान से देखो, ABC में से कौन सा स्टॉक में है? एज ऑन प्रीवियस डे कौन सा स्टॉक में है? खाली C ही स्टॉक में है, क्योंकि वही तो ऐसा सिचुएशन है, परचेस किया था बिफोर बट सेल कर रहे हैं आफ्टर coming to regular scheme. So that's why the law says stock पे आप ITC ले सकते हो। Now the question is कितना ITC ले सकते हैं? तो गवर्नमेंट ने कहा है स्टॉक पे, इनपुट्स पे यू कैन टेक फुल ITC of GST paid एट द टाइम ऑफ परचेस। जितना आपने परचेस के समय जीएसटी पे किया था, पूरा का पूरा आईटीसी मिल जाएगा। नाउ थिंक अबाउट कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स में आपको पूरा मिलेगा या थोड़ा ज्यादा मिलेगा? यू विल गेट लेस देन फुल, बिकॉज आपने वो मशीन यूज किया होगा फॉर कॉम्पोजिशन फॉर सम टाइम, एंड दैट्स व्हाई गवर्नमेंट इज लाइक कैपिटल गुड्स में आई विल गिव यू समथिंग लेस। एंड व्हाट इज दैट समथिंग लेस? गवर्नमेंट ने कहा जीएसटी पेड या टैक्स पेड एट द टाइम ऑफ परचेज माइनस 5% पर क्वार्टर और पार्ट ऑफ द क्वार्टर। क्या आपने ये 5% पर क्वार्टर और पार्ट ऑफ द क्वार्टर लास्ट लाइफ में भी देखा था? यस, एग्जैक्टली राइट, सेकेंड हैंड गुड्स। And why is it 5%? Why not 10%? Why not 15%? Why not 2.5%? Why not 4%? For a simple reason that life of all capital goods is regarded as 5 year। तो आप 5% पर क्वार्टर करोगे तो एक साल में होता है 20%, और 5 years से मल्टीप्लाई करोगे तो इट विल बिकम 100%। तो इसीलिए गवर्नमेंट हैज अडॉप्टेड 5%। एंड याद रखना, पार्ट ऑफ द क्वार्टर इज रिगार्डेड एज फुल क्वार्टर। Let me check whether you remember this. Say suppose I purchased a asset on 19/6/2024 और मैं शिफ्ट कब हो रहा हूँ? शिफ्ट हो रहा हूँ 17/7
पर हम लोग प्रीवियस डे का स्टॉक लेते हैं तो 16/7/2024। सो माय क्वेश्चन टू यू इज, ये दोनों डेट के बीच में हाउ मेनी क्वार्टर्स और पार्ट ऑफ द क्वार्टर आर ओवर? Good. And the winning answer is no wrong answers till now. Hey, 5 quarters. अभी आ गया गलत आंसर. And the winning 4 it seems. कुछ नहीं हो सकता तुम लोग का. Most of you were correct. And the winning answer is 2 quarters. 2 quarters क्योंकि April to June 2024, July to September 2024, 2 quarters का depreciation लेना पड़ेगा. 2 quarters का 5% depreciation will be 10%. तो अगर आपने 60,000 GST पे किया था एट द टाइम ऑफ परचेज, आपने GST 60,000 पे किया था, तो अभी ITC कितना मिलेगा? 54,000. बिकॉज 60,000 माइनस 10% ऑफ 60,000 आपको मिल जाएगा 54,000. समझ में आया? ओके. नाउ द सेकेंड वन इज इवन मोर इजी. सोच के देखो, कैन यू शिफ्ट फ्रॉम रेगुलर टू कॉम्पोजिशन स्कीम? कैन यू शिफ्ट फ्रॉम रेगुलर टू कॉम्पोजिशन स्कीम? हाँ सर, क्यों नहीं? हाँ, 1 अप्रैल या एनी टाइम. Government is very clear. Regular से composition you can shift only on 1 April. वो भी आपका लास्ट ईयर का टर्नओवर चेक होगा. अगर इट इज बिलो 1.5 करोड़ या 75 लाख या 50 लाख एज द केस में भी, तभी आप शिफ्ट कर सकते हो. बीच में ऐसे नहीं, नहीं बीच में नहीं ऐसे ये रैंडमली यू कैन नॉट गेट अप एंड से टुडे फ्रॉम टुडे आई एम अ composition डीलर. It's allowed only at the beginning of a financial year. Now, 1/4/2025 you shifted. तो previous day क्या होगा? Okay, 31st March. So on 31st March, चलिए पहले एकदम स्टार्टिंग से शुरू करते हैं. यहाँ परचेस किया, यहाँ सेल किया, कोई प्रॉब्लम नहीं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है. यू वुड हैव अवेल्ड ITC और फुल टैक्स पे किया है, कोई टेंशन नहीं. यहाँ परचेस किया, यहाँ सेल किया, कोई नहीं सर, यहाँ ITC नहीं मिलेगा और यहाँ यू विल पे अ लोअर टैक्स. परचेस्ड अंडर रेगुलर स्कीम, सोल्ड अंडर कॉम्पोजिशन स्कीम. गवर्नमेंट इज लाइक ये तो चीटिंग हो गया. आपने यहाँ ITC लिया था एंड यू आर गिविंग मी चिल्लर. तो व्हाट विल गवर्नमेंट से ऑन स्टॉक? व्हाट विल यू हैव टू डू? You will have to reverse ITC. अब द क्वेश्चन इज कितना ITC रिवर्स करना पड़ेगा? गवर्नमेंट ने कहा इनपुट्स पे यू विल हैव टू रिवर्स फुल ITC अवेल्ड. लैंग्वेज फुल ITC अवेल्ड. अगर आपने किसी चीज पे ITC अवेल ही नहीं किया तो क्या वो रिवर्स करोगे? हाँ, याद रखना, अगर अवेल ही नहीं किया तो रिवर्स नहीं करोगे. इसीलिए यहाँ लैंग्वेज लिखा हुआ है फुल ITC अवेल. जितना ITC अवेल किया ना उतना रिवर्सल करना पड़ेगा. ठीक है. कैपिटल गुड्स में कितना सर? कैपिटल गुड्स में थोड़ा कम रिवर्सल करना है. गवर्नमेंट से प्रपोर्शनेट टू रिमेनिंग लाइफ of capital goods in months. Can you tell me total life in months? What is the total life of capital goods in months?
टोटल लाइफ ऑफ कैपिटल गुड्स इन मंथ्स इज 60. वेरी गुड. अभी ध्यान से देखना. से सपोज 10th December 2024 I purchased capital goods, ITC taken 60,000. तो मैंने 10th December 24 को एक कैपिटल गुड्स खरीदा, आईटीसी लिया 60,000. अभी मैं शिफ्ट हो रहा हूं 1/4, तो मैं कब का डेट देखूंगा? प्रीवियस डे, जो आपने कहा 31st March 25. अभी कैन यू टेल मी, यहां से यहां हाउ मेनी मंथ्स आर ओवर, तभी तो रिमेनिंग लाइफ पता चलेगा. हाउ मेनी मंथ्स और पार्ट ऑफ द मंथ्स आर ओवर. सर 4 मंथ्स आर ओवर. एक तो दिसंबर पूरा लेंगे, जनवरी, फेब्रुवरी, मार्च. सो 4 मंथ्स आर ओवर. व्हाट इज द रिमेनिंग लाइफ? सर द रिमेनिंग लाइफ इज 56 मंथ्स. तो कितना आईटीसी रिवर्सल करना पड़ेगा? देखो आईटीसी लिया था 60,000, रिमेनिंग लाइफ कितना है? रिमेनिंग लाइफ है 56, टोटल लाइफ कितना है? 60,000. कितना आईटीसी रिवर्सल करना पड़ेगा? 4,000 मत रिवर्सल करना, वो तो मिलेगा, उतना ही मिलेगा. बाकी रिमेनिंग लाइफ का रिवर्स करना पड़ेगा, बिकॉज रिमेनिंग लाइफ यू आर गोइंग टू बी अंडर कॉम्पोजिशन स्कीम. तो रिवर्सल करना पड़ेगा 56,000. आर यू क्लियर विद दिस? यस. अभी द क्वेश्चन इज, ऐसा अलग अलग लैंग्वेज क्यों यूज किया? यहां बोलता है प्रोपोर्शनेट टू रिमेनिंग लाइफ ऑफ कैपिटल गुड्स, यहां बोलता है टैक्स पेड -5% पर क्वार्टर और पार्ट ऑफ द क्वार्टर. यहाँ टैक्स पेड -5% पर क्वार्टर, और यहाँ बोलता है प्रोपोर्शनेट टू रिमेनिंग लाइफ ऑफ कैपिटल गुड्स इन मंथ्स. लेट मी शो यू हाउ कनिंग गवर्नमेंट इज. यू अंडरस्टैंड कनिंग? कनिंग 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 पता है आपको? फाइंड करना कनिंग का मीनिंग क्लास के बाद. नाउ लेट मी शो इट टू यू. अब देखो, अगर हम लोग ये दोनों डेट लेते हैं, 10 दिसंबर एंड 31st मार्च, तो बताओ सेम डेटा में हाउ मच आईटीसी विल यू अवेल? अगर आपको लेना होता तो कितना लेते? देखो जीएसटी पेड 60,000 -5% पर क्वार्टर और पार्ट ऑफ द क्वार्टर. बताओ ये दो डेट के बीच में कितने क्वार्टर या पार्ट ऑफ द क्वार्टर हो गए? हाँ 2 क्वार्टर हो गए सर. तो 2 क्वार्टर माइनस करो, तो अगर सेम डेटा में आपको अवेल करना होता तो 60,000 -10% कितना अवेल कर पाते? 54,000. और सेम डेटा में रिवर्स कितना करना है? 56,000. डिड यू सी हाउ कनिंग गवर्नमेंट इज? सेम डेटा सेट में अवेल में कम मिलेगा, रिवर्स ज्यादा करेंगे. सर हाँ, you saw सेम डेटा है दिसंबर से मार्च, रिवर्सल करना है तो मंथ, प्रोपोर्शनेट टू रिमेनिंग लाइफ इन मंथ्स पर लेना है तो पार्ट ऑफ द क्वार्टर इज फुल क्वार्टर. So that is the reason why government has created two different languages in the law. Okay, great. चलिए ये दोनों पॉइंट लिखते हैं, एक दो छोटे छोटे क्वेश्चंस करेंगे इस पे, फिर आगे बढ़ेंगे. आपने हेडिंग दिया था सेक्शन 18 स्पेशल सर्कमस्टेंसेस, एंड आई विल मेक यू राइट एग्जांपल्स ऑन दिस. या एग्जांपल्स आई मीन वी विल सॉल्व इट फ्रॉम द टेक्स्ट बुक क्वेश्चन. रोमन 1, composition to regular scheme. Composition to regular scheme.
A. A person can shift from composition to regular scheme at any time during the financial year. Full stop. In such a case, comma, he may, सीधी लैंग्वेज, he may avail ITC. गवर्नमेंट फोर्स नहीं कर रहा है आपको. He may avail ITC on stock, circle stock, on stock of inputs and capital goods on the date immediately preceding the date of shift. Immediately preceding the date of shift. B. How much of ITC can be availed? How much of ITC can be availed? Two parts. पहले पार्ट में लिखेंगे इनपुट्स. नाउ इनपुट्स तीन तरह के हो सकते हैं. रॉ मटेरियल एज रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल कंटेन्ड इन WIP, और रॉ मटेरियल कंटेन्ड इन फिनिश्ड गुड्स. तीनों का मिलेगा सर. हाँ, जितना भी रॉ मटेरियल पड़ा है या तो वो रॉ मटेरियल के फॉर्म में है, या वो वर्क इन प्रोग्रेस में है, या फिनिश्ड गुड्स में है. जितना रॉ मटेरियल आपके पास स्टॉक में है उसका ITC आपको मिलेगा. फुल GST paid at the time of purchase. Second, capital goods. कैपिटल गुड्स अच्छे से लिखना. टैक्स पेड एट द टाइम ऑफ परचेस माइनस 5% per quarter or part of quarter. यहाँ इनपुट सर्विसेज का भी आपको ITC चाहिए स्टॉक में. मतलब थोड़ा तो सेंस लगा लो. Okay. Do you agree that all this is a benefit? Yes. Now all benefits come with conditions.
Here comes the spoiler. C. No ITC if purchase invoice of inputs or capital goods is older than 1 year. Older than 1 year. अगर 1 साल से पुराना इनवॉइस होगा तो आईटीसी नहीं मिलेगा. नाउ सी, इनपुट्स के लिए आई अग्री दैट ओल्ड स्टॉक पे गवर्नमेंट आईटीसी नहीं देना चाहता है, बट कैपिटल गुड्स में सी दी डबल स्टैंडर्ड्स. एक तरफ गवर्नमेंट बोलता है लाइफ ऑफ कैपिटल गुड्स इज 5 years, और यहां बोलता है कि 1 साल से पुराना रहेगा ना तो मैं आईटीसी नहीं दूंगा. डू यू अग्री दैट दिस इज डबल स्टैंडर्ड्स? हाँ सर, ये तो गलत है. अब लॉ में यही लिखा हुआ है तो यू हैव टू फॉलो. नाउ यू थिंक, क्या ये लाइन आईटीसी रिवर्सल में होगा रेगुलर टू कॉम्पोजिशन? नहीं 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 नहीं, वहां ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है. वहां तो पुराना भी रहे तो भी लाके दे देना, कोई फर्क नहीं पड़ता है. ओके. डी. A stock statement has to be submitted within 30 days from the date of shift. बेसिकली आपको पूरा डिटेल्स देना है कि कितना इनपुट्स है, कितना कैपिटल गुड्स है. दैट यू विल हैव टू गिव एज अ स्टॉक स्टेटमेंट. अलग से एक फॉर्म आता है ITC01, वो आपको देना है फॉर दिस. ठीक है. इफ द ITC to be availed is more than rupees 2 lakh, comma, then a CA/CMA certificate is to be given. ओके. सो 30 days के अंदर आपको स्टॉक स्टेटमेंट देना है, और अगर 2 लाख से ज्यादा है CA/CMA सर्टिफिकेट. हियर यू आर अवेलिंग, आप उस समय कॉम्पोजिशन में थे. वेयर इज ई क्रेडिट ITC अनयूटिलाइज्ड? हेडिंग पढ़ो, क्या पढ़ रहे हैं, और थोड़ा ध्यान दो. नाउ ये हमने पॉइंट कॉम्पोजिशन में भी पढ़ा था कि 30 days में स्टॉक स्टेटमेंट देना है. दैट टाइम वी डिड नॉट नो कि क्यों स्टॉक स्टेटमेंट दे रहे हैं. नाउ डू वी नो?
why we are giving stock statement. Yes, the purpose is to avail ITC. Now go ahead, solve question 5 on page 126. That's a very simple question. Don't make a mistake. Question 5 on page 126. Okay, one answer 42,000. सबको 42,000 आ रहा है. हाँ, 44 आया एक. हाँ, गुड. चलो, लेट्स राइट द आंसर. तो आपने शिफ्ट किया 11/7, तो प्रीवियस डे होता है 10/7/2020. उसके हिसाब से हम लोग को सब देखना है. लेट्स राइट द आंसर. आंसर टू क्वेश्चन 5 on page 126. Computation of ITC available. यहाँ आप पहली बार ही ITC ले रहे हैं तो there is no question of any reversal etc. Particulars amount. A inputs purchased on 4/1/2019. Now this is older than 1 year, तो आपको ITC नहीं मिलेगा. B. Inputs purchased on 4/1/2020. इसका पूरा ITC मिल जाएगा. Capital goods purchased on 4/10/2020. कितना पे किया था? 40,000 माइनस 5%. कितने क्वार्टर हुए? 4/10. तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर एक, फिर जैन टू मार्च, अप्रैल टू जून, जुलाई टू सितंबर. 4 क्वार्टर्स होता है. तो दिस विल कम टू
32,000. So ITC available will be 42,000. Winning answer is 42,000. Now 410 2019. Done. So this was about composition to regular. अब चलिए लिखते हैं रेगुलर टू composition. Okay, now this was Roman 1. अब आप लिखेंगे Roman 2. Regular to composition. फोर क्वार्टर्स हुए ना, आज जाके घर में कैलेंडर देखना, वो घर में ही हो. अक्टूबर टू दिसंबर, जैन टू मार्च, अप्रैल टू जून, जुलाई टू सितंबर. Part of the quarter is considered as full quarter. चलिए, रेगुलर टू composition scheme. Next line. A person can shift from regular to composition scheme only at the beginning of a financial year. Full stop. In such a case, comma, he has to, there's no option. He has to reverse ITC, underline reverse ITC, on stock, circle stock of inputs and capital goods on the date immediately preceding the date of shift. B. How much of ITC has to be reversed?
How much of ITC has to be reversed? दो पार्ट आएंगे वापस. इनपुट्स में तीन कैटेगरी होते हैं. रॉ मटेरियल कंटेन्ड इन WIP एंड रॉ मटेरियल कंटेन्ड इन फिनिश्ड गुड्स. कितना रिवर्सल करना है सर? फुल ITC अवेल्ड. जितना आपने ITC अवेल किया था पूरा रिवर्स करना है. एंड कैपिटल गुड्स में proportionate to remaining life of capital goods in months. ब्रैकेट में लिखना टोटल लाइफ इक्वल्स टू 60 months. हाँ, इंस्टीट्यूट has also given a formula. ITC availed into remaining life divided by total life. Remaining life divided by total life. This is nothing but proportionate calculation. यहाँ 1 year अप्लाई होगा नहीं. अगर ओल्ड भी रहा तो ITC रिवर्स करना पड़ेगा. C. A stock statement has to be submitted within 60 days from the date of shift. यहां ज्यादा टाइम मिलता है आपको. फुल स्टॉप. CA/CMA certificate is required only if stock invoices are not available. आपको पता ही नहीं है कितना स्टॉक है क्या है तो CA सर्टिफिकेट चाहिएगा. क्योंकि बहुत पुराना है तो आपके पास वो इनवॉइसेस ही नहीं है अब, तो CA सर्टिफिकेट चाहिएगा. नहीं तो CA सर्टिफिकेट नहीं चाहिए. एंड ये आप एथिक्स में सीखेंगे. GST में भी एथिक्स है सर. हाँ. विल यू साइन अ सर्टिफिकेट विथ रॉन्ग इंफॉर्मेशन? नो सर. Will you sign a certificate without verifying the data given to you? No, sir. Will you become party to the fraudulent transaction being carried out by the person? Nice. ये सब एक चैप्टर आता है एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड अकाउंटेबिलिटी. One answer is like depends on fees which client is ready to pay. बस रुक जाओ, पेनल्टी प्रोविजन में सिखाऊंगा क्या होता है. Okay. Now below this you'll write solve question 6 on page 126. एक छोटा सा क्वेश्चन है क्वेश्चन 6 पेज 126 पे, वो सॉल्व कीजिए.
एक आंसर आया 134। अरे बैलेंस इन ई क्रेडिट लेडजर से ही रिवर्सल करना है हाँ? पूरा ई क्रेडिट मत रिवर्स कर देना। आई मीन ई क्रेडिट के साथ मत रिवर्स, ई क्रेडिट जो स्टॉक है वो रिवर्स करना है। रिवर्स करने का दो रास्ता होता है, ई क्रेडिट या बचा हुआ ई कैश से। सो आप आईटीसी रिवर्सल कैलकुलेट कीजिए, देन आई विल शो यू। हाँ, ई क्रेडिट भी आप सीखेंगे पेमेंट चैप्टर में। ओके, तो रेगुलर से कॉम्पोजिशन शिफ्ट हो रहे हो 1/4/2020, प्रीवियस डे इज 31st March 2020। तो 11/2/2019 ये पूरा रिवर्स करना पड़ेगा। हाँ, रिवर्स करना पड़ेगा। मशीन परचेज किया था 11/12/2019 को। ओह, सेम ही हो गया, 4 मंथ्स हो गया है। 4 मंथ्स हो गया है, तो रिमेनिंग लाइफ 56, सो 60,000 इंटू 56/60, रिवर्सल होगा 56,000। सो 56,000 प्लस 15,000 टोटल आता है 71,000 का, आपको रिवर्सल करना है। अब ये रिवर्सल आपके पास बैलेंस पड़ा है ई क्रेडिट का, उसमें से 63,000 रिवर्स करेंगे ई क्रेडिट से, एंड बैलेंस यू विल पे थ्रू ई कैश लेडजर। समझ में आया? ओके, से सपोज ई क्रेडिट में ज्यादा बैलेंस रहता, से सपोज 75,000 बैलेंस रहता और रिवर्सल खाली 71 का करना है, तो क्या करते? 71 रिवर्स करना है, ई क्रेडिट में 75 पड़ता है। तो देखो 71 तो रिवर्स करते, 4,000 विल लैप्स। हाँ, गवर्नमेंट विल ईट अवे। क्यों? कॉम्पोजिशन स्कीम में जा रहे हो, क्या करोगे आईटीसी का? कुछ नहीं करना है, 4,000 विल लैप्स। सर रिफंड, रिफंड, रिफंड रेगुलर से कॉम्पोजिशन आ रहे हो, यू आर पेइंग टैक्स एट अ लोअर रेट, यू वांट अ रिफंड फ्रॉम गवर्नमेंट हुंडी। सर विल आई गेट बैक दिस 4,000 एवर अगेन? मतलब तुम लोग का होप ना गवर्नमेंट से बहुत ज्यादा है। डोंट यू थिंक यू एक्सपेक्ट टू मच फ्रॉम गवर्नमेंट? चलो, लेट्स राइट द आंसर। कितना कितने मासूम हो। सर दे दो, रेफर पेज डैश ऑफ नोटबुक। चलिए, लेट्स राइट द आंसर। आंसर टू क्वेश्चन 6 ऑन पेज 126, but computation of ITC reversal. Particulars, amount A on inputs
On inputs, you'll have to reverse entire 15,000. B. On capital goods. On capital goods, it will be proportionate to remaining life. So show the calculation. 60,000 into 56 months divided by 60 months. This comes to 56,000. So ITC reversal will be 71,000. Note, the balance in e-credit ledger of rupees 63,000 will be used to reverse 63,000 and rupees 8,000 will be paid through e-cash ledger. Will be paid through e-cash ledger. Will be paid through e-cash ledger. ऐसा क्यों लिखा हमने सर? क्योंकि क्वेश्चन में पूछा है एडवाइस. सो वी हैव एडवाइज्ड कि क्या करना चाहिए. क्वेश्चन में आईटीसी रिवर्सल नहीं पूछा है, क्वेश्चन में पूछा है एडवाइस. सो रिवर्स आईटीसी 63,000 ई क्रेडिट से रिवर्स कर दो, बाकी 8,000 ई कैश. डन डन डन. अप्लाई सेंस. वो आईटीसी ई क्रेडिट में कैसे आया? जो स्टॉक है वही सबका तो जमा होके ई क्रेडिट में होता है. Done, done. Okay. I have one question for you. Composition to regular. You will get ITC or you will reverse ITC? Sir, will get ITC. Okay. Regular to composition. Sir, regular to composition we'll have to reverse ITC. Correct. कोई प्रोडक्ट एग्जेम्प्ट था, वो अब टैक्सेबल हो गया. जैसे आप कोई प्रोडक्ट बनाते थे, पहले वो एग्जेम्प्ट था, तो उसका रॉ मटेरियल टैक्सेबल था. रॉ मटेरियल पे आपने आईटीसी नहीं लिया क्योंकि फिनिश्ड गुड्स एग्जेम्प्ट था. अब क्या किया है गवर्नमेंट ने फिनिश्ड गुड्स जो एग्जेम्प्ट थे ना उसको टैक्सेबल कर दिया है. तो देन यू विल गेट आईटीसी. क्यों सर? यू आर गोइंग टू पे फुल टैक्स, यू विल बी एलिजिबल फॉर आईटीसी. अब उल्टा भी हो सकता है, पहले प्रोडक्ट टैक्सेबल था, अब गवर्नमेंट ने उसको एग्जेम्प्ट कर दिया है. तो आप जब पहले रॉ मटेरियल परचेज किया आपने आईटीसी ले लिया, अब तो एग्जेम्प्ट हो गया है वो प्रोडक्ट. वी विल हैव टू रिवर्स आईटीसी. Now what about unregistered person becoming a registered person, taking new registration?
गवर्नमेंट गिव्स अ वेलकम गिफ्ट. गवर्नमेंट सेज आप आए हो कुछ तो लो, यू विल गेट आईटीसी. हाँ क्या सर? हाँ सर, पर हमने कभी किया ही नहीं है. हाँ, कंडीशंस है ना. एंड देन व्हाट इफ registered person is saying bye bye to government? then you will have to reverse ITC. रिवर्स करना पड़ेगा सर. हाँ, रिवर्स करना पड़ेगा आईटीसी. इसको बोलते हैं कैंसलेशन. सो इफ यू हैव टेक्निकली रेड वन, मैंने खाली आपको एक समझाया था, कॉम्पोजिशन टू रेगुलर. If you have technically read one, you have actually read 6 provisions. दिखा दिखा. ओके. अब हम लोग अभी ये वाला लिखेंगे, exempt टू टैक्सेबल एंड टैक्सेबल टू exempt. फिर ये वाला लिखेंगे. और ये जो लास्ट वाला आप देख रहे हो ना, कैंसलेशन में आएगा. रजिस्ट्रेशन चैप्टर का पार्ट है ये, क्योंकि ये कैंसलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन सेक्शन 29 में लिखा हुआ है. ओके. Let's now go ahead and write this. चलिए. Roman 3. Roman 3. Exempt to taxable and taxable to exempt. ओके. इसके नीचे ए. If any goods or services which were exempt, comma, have been made taxable, comma, then the registered person, underline registered person, you will have to be registered, only then you can avail ITC, not when you are first time taking registration. ये exempt to taxable खाली registered person के लिए है. Then the registered person may avail ITC on stock of inputs and capital goods as shown in 5 Roman 1. 5 Roman 1 is composition to regular. सेम 1 ईयर का क्राइटेरिया अप्लाई होता है. 1 साल से पुराना रहेगा तो नहीं मिलेगा. सेम है. बट यू नीड टू बी अ रजिस्टर्ड पर्सन. सर अगर नया रजिस्ट्रेशन ले रहे तो फिर वो नया रजिस्ट्रेशन वाला पॉइंट अप्लाई होगा, वो अलग है. बी. इफ एनी गुड्स और सर्विस which were taxable, comma, have been exempted, comma, then the registered person has to
reverse ITC on stock of inputs and capital goods as shown in 5 Roman 2. 5 Roman 2. फिर लिखेंगे रोमन 4 ITC in case of new registration. ITC in case of new registration. Now, ये पहले आप देख लीजिए, तब यू विल अंडरस्टैंड द स्पेस प्रॉपरली. देखिए, न्यू रजिस्ट्रेशन में ना दो चीज हो सकते हैं. फर्स्ट वन इज अ पर्सन हु इज लायबल टू रजिस्टर. Person liable to register, should he take registration? If you are liable to register, should you take registration? हाँ sir. A person who is liable to register, इसमें दो कैटेगरी हो सकते हैं. अप्लाइज विद इन 30 days, क्योंकि लॉ में लिखा हुआ है अप्लाई विद इन 30 days फ्रॉम द डेट व्हेन यू आर लायबल. दूसरा कैटेगरी हो सकता है अप्लाइज आफ्टर 30 days, क्योंकि some people come to class on time, some people come to class late. तो क्या ऐसा हो सकता है कि someone applies within 30 days as required by the law and someone applies after 30 days? हाँ सर, ऐसा हो सकता है. अभी let's see what is given in the law. ध्यान से देखना. 1/7/2024 I was liable to register. 17/7/2024 I apply for registration. 4/8/2024 I get my registration. My question to you is this a good person or a bad person? Good person sir. He has applied within 30 days as required under the law. Law में लिखा हुआ है within 30 days apply करना, तो within 30 days apply किया. The question is, what will be the effective date of registration? I am giving you three choices. 1, 2, 3. What will be the effective date of registration? The law says he is a good person. He has followed whatever I have said. So the effective date of registration will be 1/7/2024 because he has applied within 30 days. अब effective date of registration का importance क्या है? जो भी उसने यहां परचेस किया, will he get ITC? Yes. In fact, not just that, previous डे का जो स्टॉक होगा ना, उसका भी ITC मिल जाएगा. क्या? हाँ, इफेक्टिव डेट के प्रीवियस डे के स्टॉक का भी ITC मिल जाएगा और इफेक्टिव डेट के बाद जितना परचेस किया है उसका भी ITC मिल जाएगा. क्या मस्त है सर. So I am just writing, if he applies within 30 days, effective date of registration will be date when he was liable to register. Now let's talk about latecomers. Now let's talk about those who apply after 30 days.
Those who apply after 30 days. ध्यान से देखना. 1/7/2024 I was liable to register, but I woke up on 17/9/24. फिर मैंने अप्लाई किया. गवर्नमेंट भी सो गए थे. They got up on 11/11 and granted registration. My question to you is, what will be the effective date of registration? 1, 2, 3. The law says ऐसे लोग जो लेट आते हैं, I mean ऐसे लोग जो लॉ फॉलो नहीं करते हैं, the effective date of registration will be date of grant of registration, that is 11/11/2024. मतलब यहां जो भी परचेस किया है इसका आईटीसी नहीं मिलेगा. हाँ, नहीं सर, ये स्टॉक का, अब तो स्टॉक का भी नहीं मिलता है. ये स्टॉक का भी आईटीसी नहीं मिलेगा. स्टॉक का आईटीसी चाहिए. तुम लोग को लेट अप्लाई करने के बाद स्टॉक का आईटीसी चाहिए, एंड यू एक्सपेक्ट गवर्नमेंट विल गिव यू आईटीसी? बिल्कुल नहीं. जितना भी यहाँ परचेस किया है, 1 रुपया का भी आईटीसी नहीं मिलेगा. स्टॉक का भी आईटीसी नहीं मिलेगा. विल यू गेट आईटीसी आफ्टर दिस? हाँ, ये उतना देखो, उतना भी बुरा नहीं है. उसके बाद तो मिलेगा ही. सो विल यू कम ऑन टाइम टू क्लास? आई मीन, विल यू अप्लाई विद इन 30 days? स्लिप ऑफ टंग. यस, क्योंकि इफ यू अप्लाई आफ्टर 30 days, देन इन दैट केस स्टॉक का आईटीसी नहीं मिलेगा, प्लस जितना भी इफेक्टिव डेट से पहले परचेस किया आईटीसी नहीं मिलेगा. सो इफ यू कम लेट टू क्लास, जितना मिस हुआ है वही एग्जाम में आ जाता है कभी कभी. बट आफ्टर यू गेट रजिस्ट्रेशन, वंस यू हैव कम टू द क्लास, उसके बाद जो भी पढ़ोगे वो तो समझ में आ ही जाएगा. तो हाँ सर, वी विल अप्लाई विद इन 30 days. नहीं, विल यू कम ऑन टाइम? द आंसर इज यस, विल कम ऑन टाइम सर. तो यहाँ लिखते हैं, अभी ध्यान से देख लो, फिर आई विल गिव यू टाइम टू राइट. If he applies after 30 days, then effective date of registration is date of grant of registration. Date of grant of registration. क्या स्टॉक पे आईटीसी मिलेगा? नो आईटीसी ऑन स्टॉक. नहीं मिलेगा सर, नहीं, नहीं मिलेगा. What about voluntary registration? Have you heard about voluntary registration? A person who is not liable to register, he is voluntarily applying for registration. Now the question is, if you apply voluntarily for registration, what will be the effective date of registration? बताओ, 1, 2, 3. 1 था liable, 2 था apply, 3 था grant. What will be the effective date of registration for voluntary registration? Winning answer is, ए 1 तो होता ही नहीं है ना, लायबल तो है ही नहीं वो. हेलो, winning answer is date of grant of registration. तो बताओ, जो वॉलंटरीली रजिस्ट्रेशन ले रहा है, क्या उसको आईटीसी स्टॉक का देना चाहिए? हाँ, ये दोनों को स्टॉक का मिलता है. यहां ध्यान से देखना, आईटीसी ऑन स्टॉक ऑफ इनपुट्स एंड कैपिटल गुड्स. फिर मैं कैपिटल गुड्स कट कर रहा हूं. दैट मीन्स न्यू रजिस्ट्रेशन में क्या आपको कैपिटल गुड्स इन स्टॉक का आईटीसी मिलेगा? नहीं. आईसीएआई इज ट्राइंग कि गवर्नमेंट ये दे दे, पर गवर्नमेंट इज लाइक नहीं. कैपिटल गुड्स मशीन खरीद रहे हो, पहले रजिस्ट्रेशन ले लो, इफेक्टिव डेट के बाद खरीदोगे तब भी आईटीसी मिलेगा, उससे पहले नहीं मिलेगा. तो गवर्नमेंट इज नॉट रेडी टू गिव आईटीसी ऑन स्टॉक ऑफ कैपिटल गुड्स. On the date
immediately preceding. Can you think of a sentence? On the date immediately preceding the effective date of registration is available. अब सोच के देखो, क्या 1 ईयर का क्राइटेरिया अप्लाई होगा कि ओल्डर देन 1 ईयर नो आईटीसी? यहां भी लिखा हुआ है नो आईटीसी इफ इनवॉइस इज ओल्डर देन 1 ईयर। नहीं मिलेगा सर, नहीं। 1 ईयर से पुराना इनवॉइस है तो आईटीसी नहीं मिलेगा। गो अहेड, राइट दिस एंटायर थिंग इन योर नोटबुक। सर गवर्नमेंट बहुत गलत करता है। अरे बी हैप्पी कि गवर्नमेंट आईटीसी तो दे रहा है। ऐसा भी तो बोल सकता था कि रजिस्ट्रेशन से पहले कुछ नहीं मिलेगा, कुछ तो दे रहा है। सीधी पॉजिटिव साइड। डन, गुड।
Good. Done, 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 done. ओके, एक छोटा सा एग्जांपल लिखना. मिस्टर ए was liable to register on 1/7/2024. Full stop. He applied for registration on 17/7/24 and registration was granted on 4/8/24. Determine ITC eligibility for the following. For the following. नेक्स्ट लाइन, केस. केस मेरे को ज्यादा चाहिए, कॉलम जगह. एंड आईटीसी एलिजिबिलिटी खाली टिक या क्रॉस आएगा तो एकदम छोटा सा जगह चाहिए. ए, स्टॉक एज ऑन 30th June 24. इसके नीचे 1, इनपुट्स परचेज्ड ऑन 4/7/2018, 30,000. Second, input purchased on 11/4/24, 50,000. And 3, capital goods purchased on 6/4/24, 3 lakh. फिर B, stock as on 3/8/2024, including, नहीं sorry, in addition to A, in addition to A above, input purchased on 6/7/2024,
45,000. Capital goods purchased on 11/7/2024, 5 lakh. Third, capital goods purchased on 7, oh नहीं बस capital goods purchased on 18/7/24, 2 lakh. Enjoy, have fun, waiting for your answer. ऐसे क्वेश्चन में कभी भी पहले इफेक्टिव डेट फाइंड कर लेना. Effective date of registration will be 1/7/2024, as he has applied within 30 days. Good, good. Okay. A में 1 का नहीं मिलेगा बिकॉज ओल्डर देन 1 ईयर. B2 का मिल जाएगा बिकॉज विद इन 1 ईयर. कैपिटल गुड्स का नहीं मिलता है न्यू रजिस्ट्रेशन में. और बी का तीनों का मिल जाएगा बिकॉज इट इज आफ्टर इफेक्टिव डेट. इफेक्टिव डेट के बाद जो परचेस करोगे उसका तो मिल ही जाएगा. आर यू क्लियर? समझ में आया? ओके. व्हाट इफ यू वुड हैव अप्लाइड आफ्टर 30 डेज, तो क्या मिलता? आफ्टर 30 डेज अप्लाई करते तो ऐसे 0 0 मिलता. 0. कुछ नहीं मिलता, कुछ नहीं मिलता. नहीं, बी पार्ट भी नहीं मिलता. खाली ग्रांट के बाद जो भी परचेस करोगे उसका मिल जाएगा. सो विल यू कम ऑन टाइम टू क्लास? सॉरी, slip of tongue. Will you apply within 30 days? The answer is yes, you will apply within 30 days so that you don't lose much ITC. Oh.
इसी कारण से यू हैव सीन लॉट ऑफ पीपल, big industries take registration and then purchase machines. देखा है ना? Any big industry which wants to be established will first take a registration, then they will purchase machines etc. It is for this reason क्योंकि voluntary registration में ना ग्रांट के बाद ही जो परचेस करोगे उसका आईटीसी मिलेगा, और ग्रांट से पहले इफेक्टिव डेट पे खाली इनपुट्स का मिलता है, कैपिटल गुड्स का नहीं मिलता है. तो दैट्स व्हाई पीपल वॉलंटरीली रजिस्टर. जिनको बड़ा बड़ा इंडस्ट्री सेटअप करना है पहले रजिस्ट्रेशन लेते हैं ताकि पूरा आईटीसी ले सके. यस. ओके, ठीक है. अभी आई हैव अ वेरी सिंपल क्वेश्चन. दो छोटा डिस्कशन है, उसके बाद एक बहुत ही अच्छा डिस्कशन है. पहले दो छोटे डिस्कशन कर लेते, फिर वो अच्छे डिस्कशन पे आएंगे. So, my question to you is, A is selling business to B. पूरा बिजनेस बेच रहा है सर. हाँ, पूरा बिजनेस बेच रहा है एज अ गोइंग कंसर्न. Whether GST will apply when A is selling entire business, liabilities, assets, सब बेच रहा है एज अ गोइंग कंसर्न. रनिंग बिजनेस being sold. No, it is exempt. कुछ याद आया? Transfer of business as a going concern is exempt from GST. हाँ, तो जीएसटी नहीं लगता है. अभी ऐसा हो सकता है कि ए के ई क्रेडिट लेडजर में कुछ बैलेंस पड़ा है. क्या वो बैलेंस ऑफ ई क्रेडिट लेडजर कैन ही ट्रांसफर इट टू मिस्टर बी व्हेन अ रनिंग बिजनेस इज सोल्ड? देखो, अगर बिजनेस क्लोज करता तो वो लैप्स हो जाता, बट अगर रनिंग बिजनेस बेच रहे हो, क्या आप ई क्रेडिट का बैलेंस ट्रांसफर कर सकते हैं? द लॉ परमिट्स इट. लॉ सेज कोई भी सेल ऑफ ट्रांसफर ऑफ बिजनेस हो रहा है बाय वे ऑफ सेल, अमेलगमेशन, मर्जर, डीमर्जर, तो द बैलेंस इन ई क्रेडिट ऑफ द ट्रांसफरर. यू अंडरस्टैंड हु इज अ ट्रांसफरर? अकाउंट्स का याद आ रहा होगा. Balance in the books of transferor can be transferred to the transferee. एक फॉर्म होता है ITC02, वो फॉर्म फिल करना पड़ता है ऑनलाइन, एंड देन द बैलेंस विल गेट ट्रांसफर्ड टू मिस्टर बी. ओके, व्हाट अबाउट amalgamation? A Limited, B Limited form a new company called as AB Limited. तो ये दोनों में जो बैलेंस है, कैन इट बी ट्रांसफर्ड? ई क्रेडिट का कुछ बैलेंस बच गया था, कैन इट बी ट्रांसफर्ड टू AB Limited? The answer is yes. Why not? You can obviously transfer it to AB Limited. There is no restriction. ठीक है. What about AB Limited breaking demerger into A Limited and B Limited? अगर यहां कोई ई क्रेडिट का बैलेंस रहता तो कैन इट बी ट्रांसफर्ड टू A Limited and B Limited? The answer is yes. It will be proportionately transferred. Can you tell me proportionate based on what? Proportionate होगा बराबर, पर proportionate based on what? The law says assets. नेट असेट नहीं बोलता है, assets बोलता है. liabilities नहीं बोलता है, खाली assets बोलता है. based on assets transferred to each transferee. तो अगर assets यहाँ 100 crore के थे, and if 60 crore of assets are going to A Limited and 40 crore to B Limited, then the ratio will be 60:40 or 3:2. Oh, is it? Yes. ओके, देन अब ये जितना भी मैंने आपको दिखाया कि ट्रांसफर कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं, ये ट्रांसफर आप स्टेट वाइज करोगे या ऑल इंडिया बेसिस पे करोगे? या ऑल असेट्स. सो स्टेट वाइज या ऑल इंडिया वाइज? And the winning answer is
ये सारा ट्रांसफर ऑफ ई क्रेडिट विल बी डन स्टेट वाइज। क्यों 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 बताओ। कर्नाटका का एसजीएसटी क्या आप महाराष्ट्र के एसजीएसटी में कन्वर्ट कर सकते हो? नहीं नहीं बोलो ना। नहीं ऐसे 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 कर दोगे क्या? ऐसे चीटिंग करते को क्या? कर्नाटका का एसजीएसटी ई क्रेडिट में पड़ा है, उसको महाराष्ट्र में ट्रांसफर कर दोगे, महाराष्ट्र का गुजरात में ट्रांसफर कर दोगे, चल क्या रहा है? नहीं, ऑल इंडिया लेक्चर कैन बी टेकन बट ऐसे ट्रांसफर ऑफ आईटीसी इज नॉट परमिटेड बिकॉज रजिस्ट्रेशन इज स्टेट वाइज ओनली। ओके, देन द लॉ सेज कि जब भी ये कर रहे, द ट्रांसफर ऑफ बिजनेस शुड बी अलोंग विद ट्रांसफर ऑफ लायबिलिटीज, ताकि वो जेन्युइन ट्रांसफर ऑफ बिजनेस हो, नॉट अ मियर sham transaction where only assets are being transferred. तो इट शुड बी अ जेन्युइन ट्रांसफर ऑफ बिजनेस। इसीलिए पॉइंट लिखा हुआ है कि एनी ट्रांसफर ऑफ बिजनेस विच इज वांटिंग टू टेक दिस बेनिफिट हैज टू ट्रांसफर द बिजनेस अलोंग विद ट्रांसफर ऑफ लायबिलिटीज एज वेल। तो दैट इज ऑब्वियस। अगर सर लायबिलिटी नहीं रहा तब कुछ नहीं, देन लायबिलिटी इज जीरो। चलिए, लेट्स मेक अ नोट ऑफ दिस, अ वेरी स्मॉल पॉइंट। लेट्स सी। सर्विस, exempt service, Roman 5, transfer of ITC in case of transfer of business. Below this, A. Any balance in e-credit ledger can be transferred to the transferee in case of transfer of business by way of sale, merger, amalgamation, succession, एक्सेट्रा। सक्सेशन क्या होता है सर? एग्जाम्पल बी इज डेड, तो सन और डॉटर टेक्स ओवर द बिजनेस, उसमें भी आईटीसी ट्रांसफर हो जाता है। बी, इन केस ऑफ डी मर्जर, कॉमा द बैलेंस इन ई क्रेडिट लेडजर can be transferred to each transferee in proportion to the assets transferred to each transferee, to each transferee.
C. The above transfers are permitted only when business is transferred along with transfer of liabilities. Full stop. Last point D. CBIC has clarified that transfer of ITC is to be made state-wise. Okay. लास्ट पॉइंट इन दिस रोमन 6, ये मैं पहले आपको लिखाऊंगा, फिर एक एग्जाम्पल दूंगा. इफ यू सॉल्व द एग्जाम्पल प्रॉपरली यू हैव अंडरस्टूड. अमाउंट पेएबल in case of sale or disposal of capital goods. Amount payable, it does not say GST payable. लैंग्वेज में डिफरेंस देखो. Amount payable. So there's some computation in this where government is saying अगर आप capital goods बेचते हो तो इतना मेरे को दे देना. Amount payable. First of all, tell me one thing. अगर जेके शाह क्लासेस सेल्स ओल्ड एसी तो क्या उस पे जीएसटी लगेगा? जेके शाह क्लासेस इज नॉट अ डीलर ऑफ एसी, पर वो एसी जो बेच रहे हैं जेके शाह क्लासेस, वेदर जीएसटी विल अप्लाई? द आंसर इज यस. बचपन में सीखा था, सप्लाई कंसिडरेशन इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, जीएसटी भरना पड़ता है उसमें. हाँ क्या सर? हाँ हाँ. परचेज करते समय इट इज इन दी कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस. सेल करते समय आई एम नॉट अ डीलर ऑफ एसी. ये चीटिंग नहीं चलता है. देखते हैं कितना पे करना है. हमको पता है पे करना है, अब देखते हैं कितना पे करना है. ए, टैक्स ऑन ट्रांजैक्शन वैल्यू, बेसिकली सेल प्राइस. टैक्स ऑन ट्रांजैक्शन वैल्यू, सेल प्राइस हो सकता है, या अगर विदाउट कंसिडरेशन है तो कुछ रूल्स याद है क्या आप लोग को? ओपन मार्केट वैल्यू, लाइक काइंड एंड क्वालिटी, money plus non-monetary, cost plus 10%, reasonable means. हाँ, तो बेसिकली टैक्स ऑन ट्रांजैक्शन वैल्यू. और बी, आईटीसी अवेल्ड माइनस 5% पर क्वार्टर और पार्ट ऑफ क्वार्टर, कॉमा, whichever is higher, whichever is higher. अब इसमें दो मेथड है. एक तो ये आईटीसी अवेल्ड माइनस 5% है क्योंकि सेक्शन में लिखा हुआ है एज रिड्यूस्ड बाय अ परसेंटेज, पर इसके रूल्स में जाते हैं तो लिखा हुआ है प्रोपोर्शनेट टू रिमेनिंग लाइफ ऑफ कैपिटल गुड्स इन मंथ्स. तो कोई सा भी फॉलो कर सकते हैं. हम लोग सेक्शन फॉलो कर रहे हैं बिकॉज इट इज मच स्ट्रॉन्गर देन द रूल्स. एक एग्जाम्पल लिखते हैं टू अंडरस्टैंड दिस. मिस्टर ए purchased machine on 11/7/2024 for rupees
10 lakh and ITC availed was 1,80,000. ब्रैकेट में लिखना 18% GST. Full stop. He wants to sell this machine on 15/1/2026 for rupees 5,50,000. Compute amount payable on sale of machine. On sale of machine. Enjoy, have fun, waiting for your answers. एक आंसर आया 117, 153, 99, 1,80,000. Highest bidder. I will jump outside the window. चलो, let's write the answer. Answer: computation of GST payable. Sorry, amount payable. Because GST can always be a percentage, but यहाँ ना amount payable because it can be higher as well. इसीलिए लॉ में अमाउंट पेएबल बोला है, जीएसटी पेएबल नहीं बोला है. पर्टिकुलर्स अमाउंट. पर्टिकुलर्स में ए tax on transaction value. Now when you are selling for 5.5 lakh. So 5.5 lakh into 18% कितना आता है? 99,000. ओके. और बी आईटीसी अवेल्ड, जो आपने परचेस के समय अवेल किया था, माइनस 5% पर क्वार्टर और पार्ट ऑफ क्वार्टर. आईटीसी अवेल किया था 1,80,000. 5%. अब ये दोनों डेट के बीच में कितने क्वार्टर हो गए या पार्ट ऑफ द क्वार्टर? 11/7/2024. सो 2024 कैलेंडर ईयर में 2 क्वार्टर. कैलेंडर ईयर, मैं कैलेंडर ईयर वाइज जा रहा हूँ. 2025 में 4 क्वार्टर. 2026 में 1 क्वार्टर बिकॉज जनवरी है.
तो टोटली 7 क्वार्टर्स। जिसको 7 क्वार्टर्स नहीं मिला टुडे, चेक कैलेंडर। तो दिस कम्स टू 9 इट सीम्स। कैलेंडर चेक करो आज, क्वार्टर्स काउंट करो अच्छे से, मोबाइल में बैठ के कैलेंडर, 1 क्वार्टर, 2 क्वार्टर, ऐसे ट्राई करना आज। 1,17,000। So see, amount payable will be 1,17,000. That is higher of A and B. Did you understand this? Yes. तो एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछू फॉर दोज हु आर वर्किंग इन आईडीटी। कस्टमर से कितना चार्ज करोगे? कस्टमर से कितना चार्ज करोगे? 5,50,000 में बेच रहे हो मशीन, कस्टमर से कितना चार्ज करोगे? क्या आप कस्टमर से 1,17,000 चार्ज कर सकते हो? विल ही गेट आईटीसी ऑफ 1,17,000? लेट मी टेल यू, बैंगलोर में दो प्रैक्टिसेस है। एक प्रैक्टिस है कि हम लोग 99,000 कस्टमर से चार्ज करते हैं, बाकी का खुद अपने जेब से भरते हैं। एंड द प्रॉब्लम इज, ये कहां भरोगे वो भी एक प्रॉब्लम आता है। मतलब वेदर यू विल, बिकॉज देखो जैसे ही आप अमाउंट एंटर करते हो ना, रेट एंटर करते हो, तो वो ऑटो कैलकुलेट होता है। तो देर कैन नेवर बी 5,50,000 का एंट्री विथ 1,17,000 ऑफ टैक्स। तो कहीं कहीं व्हाट पीपल डू इज 18,000 आईटीसी रिवर्सल कर देते हैं जेब से, एंड दे चार्ज 99,000 फ्रॉम कस्टमर, 18,000 अपने पॉकेट से भर देते हैं। दैट इज वन प्रैक्टिस। सेकेंड प्रैक्टिस इज 1,17,000 पूरा कस्टमर से चार्ज करते हैं एंड कस्टमर टेक्स आईटीसी। बट सर 1,17,000 ऐसे कर देंगे तो फिर वैल्यू बढ़ाना पड़ता है प्रोपोर्शनेट। यू 1,17,000 डिवाइडेड बाय 18% करके you'll have to show the value as a higher value. बट सर फिर मिसमैच आ जाएगा, कोई नहीं। इसीलिए एक स्टेटमेंट होता है विच इज फाइल्ड आफ्टर द फाइनेंशियल ईयर, विच इज कॉल्ड एज GSTR 9C, रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। वहां रिकंसिलिएशन आप दिखा सकते हो ये सब चीज के लिए। इसीलिए रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट दिया जाता है कि बुक्स और जीएसटी रिटर्न में क्या मिसमैच है, दैट कैन बी रिपोर्टेड देयर। So there are both the practices. Some practitioners charge 99,000 from customer और 18,000 रिवर्सल कराते हैं। पर्सनली हम लोग क्या करते हैं, हम लोग 1,17,000 पूरा चार्ज करवाते हैं एंड रेसिपिएंट गेट्स आईटीसी ऑफ एंटायर 1,17,000। हाँ हाँ, यू कैन डू एनी ऑफ द मेथड्स। हम लोग 117 प्रेफर करते हैं बिकॉज इफ वी आर पेइंग 117, मतलब उतना कैपिटल गुड्स का लाइफ मैंने यूज नहीं किया, तो सामने वाले को आईटीसी मिलना चाहिए ना उतना का। करेक्ट ना? ये है क्या, गवर्नमेंट कह रहा है कि इतना आपने यूजफुल लाइफ इतना ही यूज किया 7 क्वार्टर्स, तो इतना आपको पे करना पड़ेगा। ठीक है, बाकी का मेरा परचेजर पे करेगा, आई मीन परचेजर आईटीसी लेगा। तो वी टेक अ पोजीशन ऑफ 117। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा नहीं, एग्जाम में इतना ही आएगा कि कितना पे करना है। एंड नाउ जंप आउटसाइड द विंडो का क्वेश्चन आया, सर कैलेंडर ईयर वाइज करना है या फाइनेंशियल ईयर वाइज करना है? I remember repeating, but I am again repeating. Quarters remain quarters, whether calendar year or financial year. एक बार ना घर जाके कैलेंडर ईयर से करना, फिर फाइनेंशियल ईयर से करना, सेम आंसर आएगा। अगर नहीं आ रहा है तो ओपन आइज आ जाएगा। सर हु इज दिस? नहीं, वो नेम्स आई नेवर रिवील। इंसल्ट नहीं करना है किसी का। The conversation is only between me and that person. No one else will know who it is. चलिए।
ओके, चलिए, राइट अ नोट बिलो दिस। ए आज 10 तक क्लास है, तुम लोग को याद है ना, कल लेट शुरू किए थे हम लोग। नोट, नोट। हाँ, लास्ट में रैपिड फायर ही करेंगे। हाँ, तो 20 मिनट्स लेट हुआ था ना कल, तो 10 मिनट्स कल लेट छोड़े, कल 10 मिनट्स आज टोटल हो गया। ए चीटिंग नहीं करता हूं मैं, चलो नोट, मैं गवर्नमेंट नहीं हूं। नोट, इन केस ऑफ सेल ऑफ, सेल स्लैश डिस्पोजल लिखना, सेल स्लैश डिस्पोजल ऑफ माउल्ट्स, मोल्ड्स, डाइज, ये भी शेप शेप का इक्विपमेंट होता है, कोई पर्टिकुलर शेप चाहिए तो माउल्ड्स एंड डाइज यूज करते हैं, कॉमा जिग्स, कॉमा फिक्सचर्स, और रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स, रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स एज स्क्रैप, सर्कल स्क्रैप, कॉमा amount payable will be tax on transaction value. Amount payable will be tax on transaction value. ध्यान से देखना, important point, never asked in exam, I am expecting from last 5 years. Molds, dies, jigs, fixtures, refractory bricks, ये सब assets है। इन सब का स्पेशलिटी ये है कि इनका लाइफ 5 साल है ही नहीं, और प्लस ये बहुत रेगुलरली इंडस्ट्रीज में यूज होते हैं। रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स क्या होता है सर? इट इज फॉर कन्वर्टिंग आयरन टू स्टील, जहां अबाउट 800 to 1000 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर चाहिए होता है, तो रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स यूज करते हैं। फिर पर वो बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं, मतलब इतना भी जल्दी नहीं, 1 साल से ऊपर ही लाइफ रहता है, बट दे गेट स्पॉइल्ड वेरी सून। तो tell me one thing, does it make sense to do ITC availed minus 5% for these assets which are commonly used in industry and their life is below 5 years? Does it make sense? क्योंकि ये ITC availed minus 5% करोगे ना, तो फिर हमेशा ज्यादा ही पे करना पड़ेगा, क्योंकि 5 इयर्स तो ये लोग का लाइफ ही नहीं है, तो ITC अवेल्ड माइनस 5% करोगे तो ज्यादा ही पे करना पड़ेगा। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने कहा अगर ये सब आप स्क्रैप में बेच रहे हो तो ये करने का जरूरत नहीं है, यू जस्ट पे टैक्स ऑन ट्रांजैक्शन वैल्यू, इट इज सफिशियंट। इज इट गुड फॉर द इंडस्ट्री? द आंसर इज यस, इट इज वेरी गुड फॉर द इंडस्ट्री। वो लोग को रिवर्सल नहीं करना पड़ता है, which would have been very very high. This is very good for the industry. Now what institute can do, या तो वो आपको ऐसा स्क्रैप वाला क्वेश्चन दे देंगे, या आप लोग को माउल्ड्स एंड डाइस देंगे और ये वर्ड स्क्रैप नहीं लिखा हुआ रहेगा, दे विल से सोल्ड, द माउल्ड वाज गुड एंड इट इज सोल्ड। अब बताओ, व्हेन माउल्ड इज स्टिल रनिंग, तब क्या आपको ITC अवेल्ड माइनस 5% करना होगा? The answer is yes, because this benefit is available only when these things are sold as scrap, not any time else. अगर आपने माउल्ड खरीदा 2 महीने में बेच रहे हो, तब आपको ये करना पड़ेगा ITC अवेल्ड माइनस 5%। पर अगर स्क्रैप में बेच रहे हो
तो मतलब उसको यूजफुल तो लाइफ आप खत्म कर चुके हो, अब बेच रहे हो तो खाली टैक्स ऑन ट्रांजैक्शन वैल्यू पे कर दो। क्लियर? ओके। हाँ, नहीं तो ज्यादा पे करना पड़ेगा ना, आईटीसी अवेल्ड -5% करोगे तो ज्यादा पेएबल आ जाएगा, बिकॉज ये लोग का 5 years लाइफ ही नहीं होता है। ओके, और स्क्रैप वैल्यू ना एकदम कम रहता है, सो कंपेयर टू स्क्रैप वैल्यू आईटीसी अवेल्ड -5% बहुत ज्यादा हो जाएगा। ओके, लास्ट डिस्कशन ऑफ टुडे बट अ वेरी इंपॉर्टेंट वन, दिस विल हेल्प अस टुमारो, प्लीज बहुत ध्यान से देखना। चेंज इन यूसेज ऑफ कैपिटल गुड्स। पहले मैं मशीन यूज कर रहा था एग्जेम्प्ट सप्लाई के लिए, अब मैं मशीन यूज कर रहा हूं टैक्सेबल सप्लाई के लिए। बताओ, विल आई गेट आईटीसी और विल आई रिवर्स आईटीसी? चेंज इन यूसेज ऑफ कैपिटल गुड्स, पहले आई वॉज यूजिंग इट फॉर exempt गुड्स, नाउ दोज गुड्स हैव बिकम टैक्सेबल, तो मैं टैक्सेबल गुड्स के लिए यूज कर रहा हूं। योर आंसर इज कंप्लीटली करेक्ट, यू विल गेट आईटीसी। कितना आईटीसी मिलेगा? यू कैन अवेल आईटीसी, द लॉसेस, tax paid at the time of purchase -5% per quarter और part of quarter। कुछ दिखाई दिया? हाँ सर, ऐसा तो कुछ पढ़ा हुआ है, कॉम्पोजिशन टू रेगुलर में पढ़ा था, पढ़ा था ना, कॉम्पोजिशन टू रेगुलर में टैक्स पेड -5% उतना आईटीसी ले सकते हो। ठीक है, अब टैक्सेबल के लिए पहले यूज होता था, अब एग्जेम्प्ट के लिए यूज हो रहा है। Machine was being used for taxable goods. Now machine is being used for exempt goods. Sir, we will have to reverse ITC. पक्का? हाँ, रिवर्स करना पड़ेगा आईटीसी। कितना? प्रोपोर्शनेट टू रिमेनिंग लाइफ ऑफ कैपिटल गुड्स, और वो भी मंथ्स में। ये हमने पढ़ा था रेगुलर टू कॉम्पोजिशन में, कोई टेंशन नहीं सर, इजी है एकदम, वही तो है जो पढ़ा था। अब टेंशन लेके आते हैं, ध्यान से देखना। अर्लियर यूज्ड फॉर टैक्सेबल गुड्स, नाउ इट इज बीइंग यूज्ड फॉर बोथ एग्जेम्प्ट एंड टैक्सेबल। पहले ये मशीन खाली टैक्सेबल गुड्स के लिए यूज होता था, अब दोनों के लिए यूज हो रहा है। मतलब 2 साल पहले मैंने खरीदा था, 2 साल पहले खाली टैक्सेबल गुड्स बनाता था इससे, आज 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 मैं दोनों टैक्सेबल और एग्जेम्प्ट गुड्स बनाता हूं। बताओ मुझे क्या करना चाहिए इन दिस केस? अर्लियर यूज्ड ओनली फॉर टैक्सेबल गुड्स, now we are using it for both exempt and taxable. Tell me one thing, when does this become common capital goods? Earlier or now? Sir, now it has become common capital goods. तो क्या हम लोग आईटीसी वापस लेंगे टुडे? Will we take ITC today? The answer is no. No ITC to be taken again, क्योंकि आपने पहले ITC ले लिया था। सोचो अच्छे से, पहले ITC आप ले चुके हो। Will you take ITC again today? The answer is no. तो आप आज क्या करोगे? आप आज खाली एक काम करोगे, स्टार्ट मंथली रिवर्सल। बस स्टार्ट मंथली रिवर्सल, स्टार्ट मंथली रिवर्सल ऑफ आईटीसी। और मंथली रिवर्सल ऑफ आईटीसी कैसे करते हैं? टीसी जो आपने पहले टैक्स पे किया है डिवाइडेड बाय 60, क्योंकि आपको 1 मंथ का आईटीसी चाहिए, इनटू ई बाय एफ। अब बताओ, विल आई डू फॉर फुल लाइफ और रिमेनिंग लाइफ? फर्स्ट वन, सेकेंड वन, will I do this monthly reversal for full life or remaining life?
And your answer is absolutely correct. We will have to do it for remaining life. बस सर, बस इतना ही करना है. ध्यान से देखना, अगर मैंने 60,000 2022 में पे किया था, तो मैंने 2022 में आईटीसी ले लिया होगा. अभी मैं 2024 में हूं, 2 साल हो गया है. 2 साल इज अबाउट 24 मंथ्स. तो 24 मंथ्स मैंने पूरा 60,000 एंजॉय किया है, कोई टेंशन नहीं. अभी गवर्नमेंट से अभी आप क्या करो, बैलेंस जो 36 मंथ्स है ना, उसके लिए आप ये करो 60,000 बाई 60. ये जो 60,000 है उसको 60 से ही डिवाइड करना है, बिकॉज लॉ डज नॉट परमिट एनी अदर डिविजन. डिवाइड तो 60 से ही करना है. तो 1 मंथ का आईटीसी मिला 1000. तो 1000 इंटू ई बाई एफ. बताओ 1000 इंटू ई बाई एफ विल यू डू फॉर फुल लाइफ और 36 मंथ्स? 36 मंथ्स के लिए करोगे या 60 मंथ्स के लिए करोगे? यू विल हैव टू डू दिस फॉर 36 मंथ्स. समझ में आया? ग्रेट. Last point for the day. Earlier it was used for exempt. Now it is being used for both. अब बाकी भी केस होते हैं, पर बाकी लॉ में लिखा हुआ ही नहीं है कहीं. Earlier used for exempt, now being used for both exempt and taxable. सोचो सोचो क्या करोगे. नाउ यू हैव टू थिंक अबाउट नाउ. पहले जो हुआ है वो तो कंसिडर करके आज क्या करना है वो सोचना है. पहले खाली एग्जेम्प्ट के लिए यूज होता था, अब दोनों के लिए यूज हो रहा है. ओके. स्टेप 1, गवर्नमेंट सेज अवेल फुल आईटीसी पेड एट द टाइम ऑफ परचेस. फुल आईटीसी ले सकते सर. हाँ, अगर आप पहले 60,000 पे किए, पूरा 60,000 पहले ले लो. स्टेप 2, रिवर्स फॉर पीरियड फॉर विच यूज्ड फॉर एग्जेम्प्ट सप्लाई. जब खाली एग्जेम्प्ट सप्लाई के लिए यूज हो रहा था, उस पीरियड के लिए आईटीसी रिवर्स कीजिए 5% पर क्वार्टर या पार्ट ऑफ द क्वार्टर में. टेल मी 2 years 5% पर क्वार्टर कितना होगा? 2 years में अगर 5% पर क्वार्टर, 8 क्वार्टर्स हुआ. 8 क्वार्टर्स इंटू 5%, 40% रिवर्स करना है. तो 40% रिवर्स करोगे तो 24,000 रिवर्स करोगे. डू यू अग्री कि 60 minus 24 is nothing but tax paid minus 5% per quarter or part of the quarter? Just that government has divided it into 2 steps. Otherwise it is same as tax paid minus 5% per quarter. तो गवर्नमेंट बोल रहा है पूरा 60,000 ले लो, फिर 24,000 रिवर्स कर देना. फिर लास्ट स्टेप आता है स्टार्ट मंथली रिवर्सल. स्टार्ट मंथली रिवर्सल. टीसी ये 60 होगा, इसीलिए गवर्नमेंट ने कहा है 60 लो. डिवाइडेड बाय 60 इनटू ई बाय एफ. आई अगेन आस्क यू, विल यू डू इट फॉर फुल लाइफ और रिमेनिंग लाइफ? You will do it for remaining life. समझ में आया? Yes. Okay. I will again show you all this tomorrow morning. मुझे पता है कुछ लोग लेट आएंगे, इसीलिए I tried to cover the conceptual. पूरा लिखेंगे and we will do a sum also on this. पर अगर आपको थोड़ा टाइम मिले तो इसके बारे में सोचना. Exempt to taxable now only used for taxable, and exempt to taxable now only used for exempt. ये दोनों लॉ में नहीं है, but still I will discuss it tomorrow. अब क्या सर?
अब एक मेरे को क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर दिखाना है, फिर आई विल आस्क यू सम क्वेश्चंस। ये पूरा हम लोग कल लिखेंगे अच्छे से और वापस डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 कहाँ गया सर? एक सेकेंड, गिव मी अ मिनट, आई शुड हैव क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। Those who have not solved, they will only take a screenshot and solve it today. This is the answer for question number 6. I will also show it to you in two parts. पहले एक बार ये देख लो। Answer is you have excess ITC, तो खाली RCM में जो पे करना है वो पेएबल आएगा बस। Output is less than ITC. हाँ, those who are not able to see this, ये पूरा इंक्रीज कर दिया एंड आई एम गोइंग अवे। करेक्ट आया, गुड। चलो ओके, नाउ जस्ट गिव मी 3-4 मिनट्स। कल हम लोग बड़ा बड़ा रैपिड फायर करेंगे, आज खाली आईटीसी के पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं। डू यू रिमेंबर द डेफिनेशन ऑफ ई? व्हाट वाज ई सर? exempt supply plus supply where recipient is liable to pay tax. E excludes three things: interest other than interest earned by banks or financial institution, ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट विच इज एग्जेम्प्ट गुड्स तो भी इंक्लूड नहीं होता है, एंड लास्ट नेगेटिव लिस्ट अदर देन लैंड एंड बिल्डिंग एंड वो ड्यूटी फ्री शॉप सेलिंग एट अराइवल टर्मिनल टू इनकमिंग पैसेंजर्स इन अ इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ठीक है, एफ में सारा इंक्लूड होता है, जो ई बन रहा है वो एफ तो बनेगा ही, बट नेगेटिव लिस्ट अदर देन व्हाट इज कमिंग इन ई विल नेवर बिकम एफ। बेसिकली हमने दो चीज सीखा, रूल 42, रूल 43। रूल 42, इनपुट एंड इनपुट सर्विसेज, समथिंग विच इज एक्सक्लूसिवली यूज्ड फॉर एग्जेम्प्ट सप्लाई, आईटीसी नहीं मिलेगा। समथिंग विच इज यूज्ड एक्सक्लूसिवली फॉर नॉन बिजनेस पर्पस, नहीं मिलेगा। समथिंग विच इज यूज्ड exclusively for taxable or zero rated supply, you will get ITC. ब्लॉक क्रेडिट नहीं मिलता है। फिर कॉमन क्रेडिट आता है। कॉमन क्रेडिट, पहले हम कॉमन क्रेडिट का टोटल फाइंड करते हैं। कॉमन क्रेडिट का टोटल फाइंड करने के बाद वी मल्टीप्लाई इट विथ ई बाई एफ, उतना हमको आईटीसी नहीं मिलता है। फिर अगर क्वेश्चन में नॉन बिजनेस पर्पस दिया हुआ है और परसेंटेज नहीं है, तब हम लोग 5% अप्लाई करेंगे, नहीं तो 5% कभी अप्लाई नहीं करेंगे, बाकी का आईटीसी मिल जाता है। फिर बात करते हैं रूल 43, कैपिटल गुड्स का ना यूज्ड एक्सक्लूसिवली फॉर टैक्सेबल सप्लाई मिल जाएगा, यूज्ड एक्सक्लूसिवली फॉर एग्जेम्प्ट सप्लाई नहीं मिलेगा। फिर आता है कॉमन, कॉमन का पहले पूरा आईटीसी ले लेते हैं, फिर उसको डिवाइड बाय 60 करते हैं, क्रेडिट एट्रीब्यूटेबल फॉर 1 मंथ, एंड वो 1 मंथ का ई बाई एफ करते हैं 60 मंथ्स तक। फिर आज हमने सीखा कॉम्पोजिशन टू रेगुलर, विल यू गेट आईटीसी? यस, इनपुट पे फुल, कैपिटल गुड्स पे टैक्स पेड माइनस 5% पर क्वार्टर और पार्ट ऑफ द क्वार्टर। कैपिटल गुड्स इनपुट क्लियर। रेगुलर टू कॉम्पोजिशन, अब रेगुलर टू कॉम्पोजिशन में यू विल हैव टू रिवर्स आईटीसी। इनपुट्स पे फुल, कैपिटल गुड्स पे proportionate to remaining life of capital goods. Exempt to taxable, you will get ITC, inputs full, capital goods tax paid minus 5% per quarter or part of the quarter. Taxable to exempt, रिवर्स करेंगे आईटीसी, नया रजिस्ट्रेशन लेंगे, तो अगर विद इन 30 डेज अप्लाई किया तो व्हाट इज द इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन? लायबल डेट
तो आईटीसी मिलेगा, हाँ इफेक्टिव डेट के बाद का तो मिलता ही है, और प्रीवियस डे के स्टॉक ऑफ इनपुट्स का मिलेगा, कैपिटल गुड्स का नहीं मिलेगा। आफ्टर 30 डेज अप्लाई करोगे तो मिलेगा ना, 0 मिलेगा आराम से। फिर अगर वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन लेते हो तो ग्रांट डेट इज द इफेक्टिव डेट, ग्रांट डेट से प्रीवियस डे का जो स्टॉक है इनपुट्स का आईटीसी मिल जाता है। फिर लास्ट में हमने डिस्कस किया सेल ऑफ कैपिटल गुड्स। अगर आप कैपिटल गुड्स बेच रहे हो, टैक्स ऑन ट्रांजैक्शन वैल्यू और ITC availed minus 5% per quarter or part of the quarter, whichever is higher. Exempt to taxable clear है, taxable to exempt clear है. Interesting thing was exempt to common. सर पहले exempt to common ना, पहले ITC ले लो, फिर जितना टाइम exempt के लिए यूज किया है वो रिवर्स करो, फिर कॉमन क्रेडिट का रिवर्सल मंथली बेसिस पे शुरू कर दो। टैक्सेबल टू कॉमन, पहले टैक्सेबल के लिए यूज होता था, अब कॉमनली यूज होता है। सर कुछ आईटीसी नहीं लेना है, मंथली रिवर्सल शुरू कर दो फॉर रिमेनिंग लाइफ। Tomorrow we will write this and discuss. Thank you for 1 minute extra. See you all. Take care. अभी स्क्रीनशॉट टाइम है मेरा, बाकी आप लोग enjoy. Have a good day.